नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रंप ने आते साथ आने से पहले देशों की मांग करनी शुरू कर ली है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप इस चीज को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई ये ग्रीनलैंड क्यों मांग रहा है, ये कनाडा क्यों मांग रहा है, ये मेक्सिको क्यों मांग रहा है, ये पनामा कनाल के अंदर इंटरफेरेंस क्यों करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेफरेंशियल करा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट टाइम आ चुका है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा डिटेल में आपको मैं एक अपडेट दूँ। तो ये अपडेट में मैं आपको सबसे पहले एक मैप दिखाना चाहूँगा और मैप के पहले थोड़ी-सी चीज़ें बताना चाहूँगा ताकि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, कि साहब गेम क्या है? करना क्या चाह रहा है और क्यों इन देशों के ऊपर वो उँगली उठाने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले आया उसका ट्वीट, मेरी क्रिसमस बोलता है सबको, उसके बाद बोलता है कि साहब चाइना के अंदर जो इल्लीगली पनामा कनाल को ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर अमेरिका के 38,000 लोगों ने अपनी जानें दी थी 110 साल पहले पनामा कनाल को बनाने के लिए। और ये बोलता है कि साहब इतना पैसा हम लोग जो लगाते हैं पनामा कनाल को रिपेयर-विपेयर करने के लिए, कोई भी हमारे को एक्नॉलेज नहीं करता है यहाँ पर। तो उसने एक बेसिकली रोना रोया। उसके बाद गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, देखिए गवर्नर क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि भई कनाडा तो भैया हमारा 51st स्टेट है, ठीक है? और फिर वो बोलता है कि साहब मैं टैक्सेस-वैक्सेस काट दूँगा, 60% आपके टैक्सेस काट दूँगा, आपको मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूँगा, मिलिट्री दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद उसने करी उँगली जाके ग्रीनलैंड को कि साहब हमको तो ये चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक मैप देखते हैं ताकि हम लोग इस एरिया को थोड़ा समझें और इस गेम को थोड़ा समझें। ये है रशियाज़ मिलिटराइज़ेशन ऑफ द आर्कटिक। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर में अलास्का दिखेगा जो अमेरिका का पार्ट है। येलो में कनाडा दिखेगा, फिर ग्रीनलैंड दिखेगा, फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिखेंगे और फिर रशिया दिखेगा और बीच में आर्कटिक का एरिया दिखेगा। नॉर्थ पोल और ये सब पूरा जो एरिया दिखेगा वो आपको दिखेगा। नाउ यहाँ पर जो है ये डिविजन्स बड़े क्लियरली हो रखे हैं और जो एरियाज़ हैं वो बड़े क्लियरली डिवाइडेड है अमंगस्ट दीज़ कंट्रीज़। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पर नहीं है। हैविंग सेड दैट आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें ये बेसिकली एक मिलिटराइज़ेशन मैप है। रशिया ने किस तरह से अगर काउंट करें तो राइट से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मिलिट्री बेसेस इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं। देयर आर 2 बेसेस व्हिच मे नॉट बी सीन क्योंकि वो थोड़े से सीक्रेट टाइप हैं, बट देयर आर 19 मिलिट्री बेसेस ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड्स रशिया ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये क्यों है? क्योंकि देखिए आगे जाके थोड़ी बहुत तो ग्लोबल वार्मिंग होगी और उस ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में आर्कटिक रूट्स खुलेंगे आपके। आर्कटिक ट्रेड रूट्स अगर खुलेंगे दीज़ विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट्स और इसको यूज़ करके आप देखिए जैसे भारत के भी जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे रशिया के साथ एग्रीमेंट है कि यार आइस ब्रेकर्स पे भारत के सेलर्स को थोड़ा-सा ट्रेनिंग दी जाए। और जो पोर्ट ऑफ मुर्मांस्क है और जो सेंट पीटर्सबर्ग का पोर्ट है उसको ये जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर इधर से आर्कटिक रूट जाके उसको एक्सेस किया जाए क्योंकि ये छोटा पड़ता है। तो इसके बारे में भी काफ़ी बातें चल रही हैं क्योंकि आप अगर ग्लोब देखिए तो ऊपर से तो ऑब्वियसली द सर्फेस एरिया इज़ मच स्मॉलर तो वहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ेगा, डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं उधर पे। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। तो रशिया को ये चीज़ पता है और रशिया ने इसको प्रीएम्प्ट करके 19 मिलिट्री बेसेस अपने यहाँ पर बना रखे हैं। नाउ यूक्रेन वॉर की तहत अगर आप देखें यहाँ पर अगर यूरोप की तरफ जाएँ जहाँ पर ये व्हाइट में स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे रखा हुआ है वहाँ पर। नॉर्वे इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो, ठीक है? तो अमेरिका को भी पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा तो वहाँ पर उसने अपना एक बेस वेस बनाया हुआ है। लेकिन इस वॉर के अंदर, यूक्रेन वॉर के अंदर जो 2 देशों को अंदर लिया गया, उससे आपको ये भी पता चलता है कि अमेरिका को ये पता चला है कि साहब मेरी पॉलिसी थोड़ी पीछे हो गई है। स्वीडन एंड फिनलैंड को नेटो के अंदर लिया गया। एंड इसके पीछे जो एक बैक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है पोलैंड। बाकी अगर आप देखें जो बैटल था यूरोप का, सेंट्रल यूरोप का वो पूरी तरह से अभी इस वॉर के बाद खत्म हो जाएगा और जिस तरह से यूरोप का डिग्रेडेशन हो रहा है वो देख के तो बड़ा क्लियरली लगता है कि यूरोप ना लड़ सकता है। यहाँ पर ट्रंप ने आके बोला कि भाई 5% आपको नेटो के लिए अपना डिफेंस स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। अमेरिका का प्रेजेंस अगर आप देखें, नेटो का प्रेजेंस देखें, आपको नॉर्वे में दिखेगा, अभी स्वीडन, फिनलैंड में दिखेगा, उसके बाद अलास्का में दिखेगा और कनाडा में इतना नहीं है अभी, ठीक है? 2-3 बेस हैं उधर पे बट इतना नहीं है।
तो तभी आपको दिखना चाहिए कि भई जो देश हैं, जो जहाँ पर अमेरिका को या नेटो को एडवांटेज मिल सकता है, उसको पूरी तरह से मिलिटराइज़ करके, वो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है और कनाडा। ये बड़ी एविडेंट है बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर मैप। नाउ इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होता है बेसिकली दिस इज़ अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन ऑल दीज़ एरियाज़ कि यहाँ पर ये जो आर्कटिक एरिया है, उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। सो रशिया बेसिकली कवर्स अबाउट 50 टू 60% ऑफ दिस एरिया और ये पूरी तरह से मिलिटराइज्ड है और यूएस और इन लोगों की तरफ से बिल्कुल भी मिलिटराइजेशन अभी नहीं हो पाई है। ये अगर देश को कनाडा, ग्रीनलैंड अगर ये इनके हाथ में आ गए, तो दे कैन एक्चुअली स्टार्ट मिलिटराइजिंग दिस एरिया और आराम से फिर थोड़ा-सा रशिया को काउंटर कर सकते हैं। इस टाइम पे रशिया हैज़ अ वेरी, वेरी हेवी अपर हैंड। तो ये भी चक्कर है। तीसरा एक और मैप देखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ ग्विक मैप, ग्विक गैप, जो बेसिकली इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में पड़ता है और आयरलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में पड़ता है। ये एक चोक पॉइंट ऑफ सॉर्ट्स आप इसको बोल सकते हैं। ये एरिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने यहाँ पर जो एलाइज थी उनकी भर्ती बंद कर रखी थी ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सबमरीन वॉरफेयर, द वॉर ऑफ द आर्कटिक। यहाँ पर अगर आप देखें कितने ब्रिटिश शिप्स सिंक हुए थे टू अ पॉइंट कि ब्रिटिशर्स को लगता था और अमेरिकन को भी लगता था, वेयर अमेरिकन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर रेडी टू गिव अप द ब्रिटिश कि यार यहाँ पर इसको नहीं लड़ सकते, वी कांट प्रोटेक्ट इट। ये तो जर्मन्स खुद पीछे हट गए थे तो थोड़ा सा फिर ये रिस्पाइट मिला था एंड द अमेरिकन्स केम दिस वे। अदरवाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द अमेरिकन्स वर वेरी क्लियरली सेइंग कि यार इसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, अगर एक जर्मन इन्वेजन यूनाइटेड किंगडम में हो जाता है तो गया खत्म। तो अमेरिकन्स ने एक वॉर प्लान भी बनाया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कि जाके इंग्लैंड के ऊपर पहले हम अटैक करेंगे और इंग्लैंड को फ्री करेंगे, उसके बाद जाके यूरोप में जाके अटैक करेंगे। दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लान दे हैड मेड। एक प्लान वो था, दूसरा प्लान ये था कि हिटलर के साथ बात-बूत करके भैया आधा तू यहाँ पर तू रख, यहाँ पर हम रखेंगे, बीच में मत आइयो। दैट भी एक प्लान था कि भैया कंप्लीट गिव अप ऑफ यूरोप। तो ये जो ग्विक गैप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको देखें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहाँ पर इनके पास है, इंग्लैंड इनके पास है, आयरलैंड इनके पास है और अगर ग्रीनलैंड आ जाता है, तो इस एरिया की एंट्री एग्जिट जो दूसरी तरफ डारियन गैप है, उस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से इन लोगों को थोड़ा-सा कंट्रोल मिल जाएगा। इस टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं है इनका। इस टाइम पे इट्स फ्री मूवमेंट, कोई भी जाता है, कोई भी आता है। सो दे वांट टू बेसिकली मिलिटराइज़ दिस एरिया ताकि कहीं न कहीं कुछ कंट्रोल कर पाएँ एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तीसरा चौथा चीज़ क्या है, नेगोशिएशंस आ रहे हैं अभी रशिया के साथ। आपको ये जो वॉर नेगोशिएशंस करने हैं और ये तो आ ही रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड एंड डू। क्योंकि जिस तरह से ये वॉर चल रही है और जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं, ट्रम्प को के पाले में पड़ेगा कि रशिया के साथ नेगोशिएशन करके इस पूरे रीजन का जो रीसेट करना है, वो करना है। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प ने बाजी बढ़ाई थी कि मैं 1 दिन में यूक्रेन वॉर को रोक दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, अब थोड़ा बहुत वो यू टर्न काटना शुरू हो चुका है क्योंकि उसको पता चल रहा है कि भई ये इतना ईज़ी नहीं है। ईज़ी इसलिए नहीं है, पहले तो अगर यूक्रेन को अपने आप देखें, यूक्रेन के अंदर इतने सारे गुट बने हुए हैं जो बेसिकली व्हाइट जिहादीज़ हैं, ठीक है? और वो बिल्कुल भी नेगोशिएशन की तरफ नहीं जाएँगे। दूसरा है कि यूरोप को ये पता है कि अगर भई अमेरिका को यहाँ पर एंगेज करके रखना है, तो ये वॉर थोड़ी चलनी चाहिए, अदरवाइज़ अमेरिका जो सेंट्रल यूरोप है, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका अपना फोकस शिफ्ट करेगा नॉर्दर्न यूरोप पे और कनाडा और इन जगहों पे और ये सेंट्रल यूरोप का काम तमाम हो जाएगा। तो यूरोपियंस को ये भी पता है। यूरोपियंस को ये भी पता है कि अकेले वो रशिया के साथ नहीं झेल सकते और उनके पास इतनी कैपेसिटी ना थी, ना है, ना रहेगी टू एक्चुअली फाइट द रशियंस और टू एक्चुअली इवन नेगोशिएट विद द रशियंस। देखो रशिया बहुत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ से वापस आएगा। अगले बैटल ग्राउंड के ऊपर और उसकी तैयारी के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब आते हैं तीसरा जो एरिया है मेक्सिको। भाई मेक्सिको पे ऑल्दो उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बट मेक्सिको के साथ वो अपने आप को फिट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यार देखिए इसकी अपनी पॉपुलेशन जो है वो काम नहीं करती है। H1B वीज़ाज़ खोलने की उसने बात करी है जिसके ऊपर काफ़ी हद तक अमेरिका में एक नैरेटिव चल चल रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी नैरेटिव है, इट वोंट गो दैट फार। कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो बोलते हैं इट वोंट रियली लास्ट दैट लॉन्ग बिकॉज़ इनको भी पता है कि भई विदाउट इंडियन इमिग्रेंट्स ये लोग कुछ वहाँ पर कर नहीं पाएँगे। डॉक्टर्स, दिस, दैट, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली डन बाय द इंडियंस देयर। तो ये देखिए टेम्परेरी नैरेटिव है और इसके ऊपर आपने देखा कि इनको पुशबैक भी आना शुरू हो चुका है अमेरिकन्स की तरफ से। इलॉन मस्क एंड मल्टीपल ऑफ दीस पीपल हैव स्टार्टेड पुशिंग बैक। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि भई ट्रम्प की अपनी कैबिनेट के अंदर कितने सारे तुलसी गाबार्ड, विवेक रामास्वामी, कितने सारे लोग हैं, काश पटेल जो इंडियन ओरिजिन के हैं। सो दे विल नॉट लेट इट स्टैंड। ठीक है, ये तो आगे जाएगा नहीं।
तो उसको ये पता है कि उसकी अपनी मैन पावर काम नहीं करेगी एंड द क्लोजेस्ट प्लेस दैट ही कैन गेट वेरी चीप मैन पावर इज मेक्सिको। ट्रंप का 2016 में एक ट्वीट था अबाउट H1B वीजा, जहां उसने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब H1B वीजा इज जस्ट द वे ऑफ मी गेटिंग चीप लेबर, स्किल्ड लेबर, ठीक है, चीपर देन व्हाट वी हैव टू पे टू आवर ओन पीपल। तो ये चीज ट्रंप ने उस टाइम पे भी बोली थी और इस टाइम पे भी अभी उसी का वही एक नैरेटिव है। सो मेक्सिको बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मेक्सिको में ऑल्सो चाइनीज का काफी हाथ है, जहां से वो फेंटेनिल और ये सब चीजें अमेरिका के अंदर भेजते हैं एंड दैट ही वांट्स टू ऑब्वियसली कंट्रोल। अब आते हैं कनाडा के ऊपर। मैंने आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि साहब वहां पर नॉर्थ में इसको कंट्रोल करना है। कनाडा के पास रिसोर्सेज काफी है और लैंड काफी है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज बनती है। और कनाडा में लोग भी थोड़े हार्ड वर्किंग टाइप हैं और जितने भी वहां पर इमिग्रेंट्स हैं उनको भी यूज करके ये लोग थोड़ा कुछ काम कुम करा सकते हैं। तो कनाडा वहां से इंपॉर्टेंट पड़ता है। और तीसरा चीज है यार, कनाडा एक ऐसी जगह है जहां पर जितनी भी लिबरांडो पॉलिसीज इन लोगों ने, जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट ने चलाई हैं, कनाडा वाज द पेट्री देश की भैया वहां पर जाकर ट्रायल करो, देखते हैं होता है क्या टाइप्स। तो एक वो भी चीज है। उसके बाद आते हैं ग्रीनलैंड पे। एक तो मिलिट्री बेस है, दूसरा बड़े सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पर, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारे हैं। और बाय द वे, परचेजिंग ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के एक्विजिशन के बारे में ट्रंप ने बात करी थी 2019 में भी, बट उसके बाद खैर कोविड शोविड हो गया तो उसका पूरा नैरेटिव वो खेल नहीं पाया और पूरा आगे चले गया। अब आते हैं पनामा कनाल पे और ग्रीनलैंड के बारे में। सॉरी, एक चीज और बताऊं, डेनमार्क ने बाय द वे अमेरिकन फाइटर जेट्स वहां पर प्लेस करे हैं कि भाई अमेरिका अगर अटैक करेगा तो मैं अमेरिकन फाइटर जेट से अमेरिकन को लड़ूंगा। क्या बोले इन लोगों को तो समझ नहीं आता, बट इन एनी केस पनामा कनाल देखिए, यहाँ पर चाइनीज ऑल्दो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं, बट एक सब्सिडरी है हांगकांग बेस्ड सीके हचिसन होल्डिंग्स, जो दो पोर्ट्स मैनेज करती है करेबियन में और यहाँ पर पनामा के अंदर भी उसके थोड़े से होल्डिंग्स हैं। तो अमेरिकन को लगता है कि यार यहाँ पर अगर चाइनीज यहाँ पर बैठ गए और हमारे को, जो सेकंड लार्जेस्ट यूजर है इस पनामा कनाल का, चाइनीज, अगर वो यहाँ पर बैठ गए और यहाँ पर अगर हमारा पूरा जो जितना भी इन्फ्लुएंस है वो चले गया तो फिर पंगा हो जाएगा। तो इसी वजह से ट्रंप अभी पनामा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेगा जस्ट टू इंश्योर दैट चाइनीज जितना भी होल्डिंग है वहां पर उसको साइड किया जाए और कहीं ना कहीं पूरा जो अमेरिकन हेजेमनी है वो पूरी तरह से वहां पर लगाया जाए। नाउ ये काफी हद तक अगर आपको दिखेगा कि साहब पैनामेनियन प्राइम मिनिस्टर और ये लोगों ने काफी काफी इसको मना करा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको देखेंगे, हम ये होने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, काफी कुछ उन्होंने बोला है। बट एट द एंड ऑफ इट वी ऑल्सो नो भाई चाइनीज किस तरफ इस एरिया के अंदर घुसे हुए हैं और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से सोई हुई है। और ये तो इसका तो कोई उसमें डाउट नहीं है। साउथ अमेरिका में जिस तरह से चाइनीज ने अपने पूरे पंजे फैलाए हुए हैं, अमेरिकन आर प्रीटी मच स्लीपिंग, दे हैव नो क्लू वहां पर किस तरह से चीजें जा रही हैं। खैर अभी अगर ट्रंप उठ गया नींद से तो दिखेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो वहां पर काम होना शुरू हो जाएगा। सो ये स्टोरी है और ये स्टोरी सिर्फ लैंड एक्विजिशन की नहीं है, ये एक फ्यूचर की प्लानिंग की स्टोरी है, फ्यूचर एक नेगोशिएशन की स्टोरी है और रशिया के साथ एक बैलेंस बनाने की स्टोरी है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई रशिया मरने वाला है, इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अमेरिकन के एक्शन से देखे तो ये इनको बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब रशिया कहीं मरने मुरने नहीं वाला। रशिया इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म चैलेंज फॉर देम एंड दे हैव टू काउंटर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आज दोपहर में हम मिलेंगे कार्तिक गौर जी से, जो थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेव टॉक्स पे आएगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से हमको बताएंगे भाई दुनिया में होगा क्या। और रात को, आज फ्राइडे नाइट है, तो हमारा फेवरेट, मेरा भी फेवरेट एपिसोड आएगा जिसका नाम है क्रैक डाउन। जरूर देखिएगा उसको ताकि पता चले लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देश में क्या क्या चल रहा है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।